नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के भारत बंद के असर की। बताएंगे कि पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की क्या है वजह, चुनावी बॉन्ड पर रोक पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानेंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कैसे भरी हुंकार, और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिप्टो करेंसी पर सख्त सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा बयान, कहा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है, गरीब और गरीब हो रहे हैं। पुडुचेरी में बीजेपी ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र में कई वादे, सरकार बनी तो बनाएंगे एजुकेशन बोर्ड। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होना है विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा नियम नहीं माने तो लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, संक्रमण के हालात बेकाबू होने से बढ़ी सरकार की चिंता। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 568 अंकों की बढ़त के साथ 49,008 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 182 अंकों की बढ़त के साथ 14,507 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून की मुखालफत करते हुए किसान दिल्ली की सीमाओं पर 4 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था और देश में इसका असर भी दिखा। बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा समेत कई अन्य राज्यों में कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़क पर हैं। किसानों के इस भारत बंद को कई सियासी दलों का समर्थन भी मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा और पंजाब में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़े करके जगह जगह जाम लगा दिया है, तो वहीं पंजाब में भी दिन निकलते ही किसानों ने तमाम छोटे बड़े रास्तों और हाईवे को बंद कर दिया है। मोहाली में पुलिस ने भी कई जगह बैरिकेड कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वहीं किसान धरने पर बैठ गए हैं। अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। अमृतसर से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर कुल 88 जगह पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पे भारत बंद के दौरान किसानों का प्रदर्शन जारी है। बीच सड़क पर किसान होली के गानों पर डांस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है, यानी न कोई दिल्ली की ओर से आ सकता है और न ही कोई दिल्ली जा सकता है। किसान भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वो सड़कें पहले से बंद हैं। इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोले गए थे। आज के भारत बंद के दौरान इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों के बंद का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत का इतिहास गवाह है, सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देश हित में हो और शांतिपूर्ण हो। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद पर ट्वीट करते हुए कहा, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय किसान यूनियन का संघर्ष जारी है। भारत बंद में आम जनता भी साथ है, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब देखना होगा कि इस भारत बंद का असर सरकार पर होता है या नहीं। जहां किसानों ने सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में भारत बंद किया, जिसका असर दिखा भी, तो वहीं पीएम मोदी को आज बांग्लादेश की याद आ गई। खास बात यह है कि अब जब पश्चिम बंगाल के चुनाव आए तो उसी समय पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा हुआ। उनके इस दौरे को लेकर बीजेपी भले ही विदेश नीति की दुहाई दे रही हो, लेकिन अंदर खाने ये सच किसी से नहीं छिपा है कि बांग्लादेश के बहाने बंगाल चुनाव को साधना है। पश्चिम बंगाल और असम में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रचार का शोर कल थम चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो किसी न किसी तरीके से प्रचार का तरीका निकाल ही लेते हैं। उन्होंने सूबे में रैलियों की जगह अब सीधे बांग्लादेश जाकर दोनों राज्यों के चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर खास मेहमान शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को साफ तौर पर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी मंदिरों में सर झुका रहे होंगे, उसी समय पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण की वोटिंग हो रही होगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के मातवा महासंघ के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के ओरकांडी के मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में सुगंधा शक्तिपीठ और ओरकांडी मंदिर सिर के धार्मिक स्थल भी जाएंगे।
बारिसाल जिले के सुगंधा शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठ में से ये एक माना जाता है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। इसी तरह से औरकांडी के मंदिर मातवा महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर की है, जिन्हें मानने वालों की बड़ी तादाद पश्चिम बंगाल में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी कुश्तिया में रविंद्र कुटीबारी भी जा सकते हैं। दरअसल ये तमाम जगहें और नाम ऐसे हैं जिसका बंगाल से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल और असम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में शनिवार को पहले चरण में 30 और असम में 47 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम थम गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता के बावजूद चुनाव प्रचार का तरीका ढूंढ निकाला। इसलिए तो कहा जाता है कि चुनाव में जनता को कैसे रिझाना है, कैसे चुनावी बहाना बनाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को जहां चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर आई थी, लेकिन इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से मना कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए चुनावी बॉन्ड का समर्थन किया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा कैश में मिलेगा, जिसमें पारदर्शिता पर सवाल बना रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को हम और ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहते हैं। सरकार को देखना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड से प्राप्त धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए न हो सके। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे से परे की गतिविधियों के लिए इन निधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि राजनीतिक दल 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड हासिल करते हैं तो इस बात का क्या भरोसा है कि इसे किसी अवैध मकसद में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकार को चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त धन के गलत मकसद से प्रयोग होने की संभावना को रोकने के प्रयास करने चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम राजनीति में दखल नहीं देना चाहते और ये टिप्पणियां किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए नहीं की गई हैं। वहीं याचिका पर बहस के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपने काम कराने का जरिया बन गया है, जिस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमेशा ये रिश्वत का चंदा सत्ताधारी दल को ही नहीं बल्कि उस दल को भी मिलता है जिसके अगली बार सत्ता में आने के आसार प्रबल रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 1 अप्रैल से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होना शुरू हो जाएंगे, जिससे राजनीतिक दलों को और ज्यादा चंदा मिलने लगेगा। चंदे का असर चुनाव प्रचार पर पड़ सकता है। इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल पर लोगों की खास नजर है, जहां पहली बार धर्म के नाम पर सियासत हो रही है और इस सियासत में ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। तो क्या कहा है ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पहली बार जाति और धर्म की राजनीति का जोर दिखाई दे रहा है। अब तक बंगाल की राजनीति में आमतौर पर ये मुद्दे चर्चाओं में नहीं होते थे, लेकिन इस बार हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ब्राह्मण, बनिया और न जाने किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जिन मुद्दों पर चर्चा कम हो रही है वो है सामाजिक सरोकार और विकास के मुद्दे। बीजेपी नेता हर मंच से हिंदुत्व का राग छेड़ने में लगे हैं। पार्टी का बड़ा नेता मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम का नारा जनता से जरूर लगवाता है। इसकी काट के लिए टीएमसी भी हिंदुत्व पर जोर देने लगी है। इसका नजारा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की रैलियों में भी दिख रहा है। मंच से ममता का चंडी पाठ करना बीजेपी नेताओं को भले ही अच्छा न लग रहा हो, लेकिन टीएमसी और बंगाल की जनता को ये अच्छा लग रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना में ममता बनर्जी धर्म की सियासत में 2 कदम और आगे निकल गईं। ममता ने कहा कि बीजेपी हमें धर्म की शिक्षा न दे, मैं भी हिंदू ब्राह्मण की बेटी हूँ, आपसे ज्यादा हिंदू धर्म जानती हूँ, मेरे लिए सभी समान हैं, सभी जाति और धर्म के लोग समान हैं। ममता ने कहा कि मैं लोगों में भेदभाव नहीं करती हूँ, मुझे मेरे माता पिता ने भेदभाव करना नहीं सिखाया। मेरे घर में जो बाउरी महिला काम करती हैं, 4 महिलाएं काम करती थी, सभी को नौकरी दे दी है, जबकि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों में भेद करती है। ममता ने बीजेपी के सोनार बांग्ला नारे पर निशाना साधने के साथ ही बंगाली अस्मिता का कार्ड भी खेल दिया।
ममता ने कहा कि बीजेपी अब बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है, लेकिन ये लोग सोनार बांग्ला भी नहीं बोल पाते हैं। सोनार बांग्ला को सोनार बांग्ला बोलते हैं। वो विद्यासागर की मूर्ति का अपमान करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली जोड़ा सांकू को बताते हैं। दाढ़ी रहने पर सभी रविंद्रनाथ नहीं हो जाते। दाढ़ी रखने का स्टाइल रामकृष्ण परमहंस का अलग है, सभी का स्टाइल अलग अलग है। साफ है, ममता बंगाल में बीजेपी को कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में कौन होगा अगला सीएम, इसका जवाब 2 मई को सामने आ जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में से चुनाव से 1 साल पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत सीएम बन गए। इस्तीफा देते समय भले ही त्रिवेंद्र रावत ने कुछ ना बोला हो, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। तो क्या कहा है त्रिवेंद्र रावत ने, देखिए ये रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैरान हैं। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनावों से ठीक 1 साल पहले उत्तराखंड के सीएम पद से क्यों हटा दिया। 1 साल पहले सत्ता परिवर्तन का संदेश साफ है कि पार्टी को त्रिवेंद्र पर भरोसा नहीं था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें 4 साल तक राज्य की जनता की सेवा की। मौका मिलता तो उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिलता, लेकिन पार्टी ने राज्य का मुखिया बदल लिया। त्रिवेंद्र ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए आज ट्वीट किया। महाभारत काल की घटनाओं को याद करते हुए त्रिवेंद्र ने लिखा कि जब अभिमन्यु के साथ कौरवों ने छल किया और उसकी जान चली गई तो माँ द्रौपदी शोक नहीं करती हैं। माँ द्रौपदी हाथ खड़े करके बोलती हैं, इसका प्रतिकार करो पांडवों। राजनीति में तो ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। त्रिवेंद्र के ट्वीट से साफ है कि पार्टी का फैसला जो था उसे लेकर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके खिलाफ वो कोई कदम उठा सकते हैं। वैसे त्रिवेंद्र रावत ने संकेत तो नहीं दिए हैं कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। उत्तराखंड में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 57 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। उत्तराखंड में सीएम बदलकर बीजेपी राज्य में 1 साल बाद चुनाव जीतने के सपने देख रही है। उत्तराखंड के साथ यूपी में भी विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, जिन्हें विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें जीत दर्ज करने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सभी पार्टियों को चुनाव की तारीखों का इंतजार था, जिसकी घोषणा आज कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 4 चरणों में सूबे में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया है। तो किस जिले में कब होगी वोटिंग और कब घोषित होंगे नतीजे, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का सभी दलों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसमें जीत हार के नतीजे तय करेंगे कि सत्ता के फाइनल में कौन आगे है। इसलिए पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक ने अपनी ताकत झोंक दी है, ताकि पंचायत के जरिए सूबे में जीत का परचम लहराया जा सके। और अब तो सियासी दल अपने चुनावी अभियान को और भी तेज धार देंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नामांकन 3 अप्रैल से होंगे। हर चरण में नामांकन के लिए 2 दिन रखे गए हैं। दूसरे चरण का नामांकन 7 से 8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा। चौथे चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा। वहीं चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 39 लाख है। इसमें से 53% से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं और 46.99% महिला मतदाता है। वहीं अगर ग्राम पंचायतों की संख्या पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम पंचायतें हैं, यानी इतने ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, जबकि 3051 सदस्य क्षेत्र पंचायत चुने जाएंगे। वहीं 826 ब्लॉक प्रमुख भी चुने जाएंगे। इसमें से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन्हीं सब सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपना प्लान तैयार किया है। खैर, ये तो 2 मई को घोषित होने वाले नतीजे ही बताएंगे कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल में कौन बाजी मारता है। और बुलेटिन की आखिर में बात क्रिप्टो करेंसी पर सख्त सरकार की। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर पहले ही चिंता जता चुकी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आ सकती है। हालांकि इस बार सरकार का फैसला आना बाकी है। इस बीच क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के नए निर्देश से अब कई सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
बिटकॉइन समेत कई ऐसी दूसरी करेंसी पर बैन की आशंकाएं कई दिनों से उठ रही हैं। सरकार ने भारत में इस तरह की डिजिटल करेंसी पर बैन लगाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं किया है। इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक को क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता है। इसकी चिंताओं को लेकर सरकार को बताया जा चुका है। इस मामले में वित्त मंत्रालय और आरबीआई में कोई मतभेद नहीं है। दोनों वित्तीय स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध है। इस बारे में हमें केंद्र की तरफ से अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के रवैये में इधर कुछ दिनों से आई स्पष्टता के बाद दास ने ये बयान दिया कि रिजर्व बैंक का फोकस अब बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल कंपनियों पर ज्यादा बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारत के बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल कंपनियों का अहम रोल है। भारत एशिया का फिनटेक हब बनकर उभर रहा है। भारत क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सबसे सख्त बिल ला सकता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी को रखने, इसे जारी करने, माइनिंग और ट्रेडिंग और क्रिप्टो एसेट को ट्रांसफर की जानकारी रखने वालों को सीधे गैर कानूनी बनाया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। अगर नया विधेयक कानून का रूप लेता है तो यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत क्रिप्टो करेंसी को अवैध बनाने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।